हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। आज के इस नए लेक्चर में हम क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 1 पे बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है खेल आयोजनों का प्रबंधन। इस पूरे चैप्टर में हमने खेल से संबंधित बात की, यानी कि खेल समितियां, खेल आयोजनों के कार्य, उसके बाद हमने टूर्नामेंट की बात की थी, फिक्सचर की बात की थी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये पूरा जो टॉपिक है या पूरा ये चैप्टर जो है वो आपका खेल से संबंधित है। तो शुरुआत के टॉपिक्स हमने कवर किए थे, उसमें आप सभी जानते हैं हमने कवर किया था खेल आयोजनों का कार्य, जिसमें हमने स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। फिर उसके बाद हमने समितियों के बारे में बात की थी, कितने प्रकार की समितियां होती हैं, टूर्नामेंट के पहले कौन सी समिति होती है, टूर्नामेंट के बाद कौन कौन सी समितियां होती हैं और टूर्नामेंट के दौरान कौन कौन सी समितियां होती हैं। तो इन दोनों टॉपिक को हमने एक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा था। तो जिन भी छात्र ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, जाके वो लोग उस वीडियो को देखें ताकि आप लोग समझ सकें टॉपिक को। और वो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड उस एक वीडियो में मैंने केवल 2 ही टॉपिक कवर कराए हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। और मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको साधारण शब्दों में समझाऊं ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें और खुद से आंसर बना के लिख सकें। उसके बाद हमने एक और टॉपिक की बात की थी जिसमें मैंने आपको टूर्नामेंट के बारे में बताया था। मतलब एक और वीडियो मैंने अपलोड की है अपने चैनल पे जिसमें मैंने सिर्फ टूर्नामेंट के बारे में बात की है और टाइप्स ऑफ फिक्सचर। तो वो पूरा टूर्नामेंट के ऊपर है। तो आप लोग, मैंने इसीलिए अलग अलग वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना रह सके। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक टूर्नामेंट वाली या स्टार्टिंग की जो फर्स्ट वीडियो है वो नहीं देखी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ आपको ईजिली सारी वीडियोज़ की लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप लोग जब भी ये वीडियो देखें तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके शुरुआत की वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे और आपको इस चैप्टर में जो मैं थर्ड पार्ट करा रही हूँ वो आप इजीली समझ सकें उसे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं जिन जिन टॉपिक्स की बात करेंगे। तो आज हमारे मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि शुरुआत के ऑलमोस्ट हम सारे टॉपिक कवर कर ही चुके हैं। सिर्फ 3 टॉपिक बाकी है हमारे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मुझे लगा कि इन टॉपिक को मुझे अलग से कराना चाहिए, तभी मैं आपको ये टॉपिक अलग से करा रही हूँ। जिसमें पहला हम कवर करेंगे संस्थांतर्गत प्रतियोगिता। यानी कि अगर देखा जाए तो ऑल ओवर आज हम कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रतियोगिता कि प्रतियोगिताएँ कितने प्रकार की होती हैं। आप सभी जानते हैं, आप सभी ने बहुत सारी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया होगा, चाहे वो स्कूल के अंदर हो चाहे वो स्कूल के बाहर हो। तो इसी संदर्भ में आज हम कंपटीशन को समझेंगे कि कितने प्रकार के कंपटीशन होते हैं। तो कंपटीशन 2 प्रकार के होते हैं, संस्थांतर्गत प्रतियोगिता एंड एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि इनका क्या उद्देश्य है और इनका क्या महत्व है। तो आज हम इन्हीं विषयों को कवर करेंगे। इसके बाद आपका एक और विषय है जिसका नाम है विशेष खेल कार्यक्रम। विशेष खेल कार्यक्रम का मतलब होता है ऐसे खेल कार्यक्रम जो किसी विशेष उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। हम इसको भी जानेंगे आगे। अभी तो फिलहाल मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं कि इन टॉपिक्स पे आज हमारा मेन फोकस होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब नाउ यार, बिकॉज़ आपको मेरे चैनल पे आपने देखा ही होगा यहाँ पे आपको एनिमेशन, इंग्लिश सारी मतलब वीडियोस अवेलेबल हो रही है। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और जो भी स्टूडेंट्स आप नीडी हैं आप उन तक भी ये वीडियो और इस चैनल का जो लिंक है वो फॉरवर्ड करिए। ठीक है, ताकि वो लोग भी एनिमेशन के थ्रू चीज़ों को समझ सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकें। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्थांतर्गत प्रतियोगिता, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारा पहला टॉपिक यही है, संस्थांतर्गत प्रतियोगिता। यानी कि आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा पूरा प्रतियोगिता के ऊपर कि कितने प्रकार की प्रतियोगिता होती हैं, और जिसमें हम 2 प्रकार की प्रतियोगिताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला है संस्थांतर्गत प्रतियोगिता एंड सेकेंड इज एक्स्ट्राम्यूरल। तो संस्थांतर्गत प्रतियोगिता को हम इंग्लिश में इंट्राम्यूरल भी कहते हैं। ठीक है, संस्थांतर्गत प्रतियोगिता, अगर पहले हम बात करें संस्थांतर्गत प्रतियोगिता की, तो अगर आप संस्थांतर्गत इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा संस्था प्लस अंतर्गत। यानी कि ऐसी प्रतियोगिताएं जो संस्था के अंदर आयोजित की जाती हैं
यानी कि किसी संस्था, किसी कॉलेज, किसी स्कूल की चार दीवारी के या किसी उनके परिसर में आयोजित होने वाली जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो संस्थांतर्गत प्रतियोगिता कहलाती हैं। अब हम एक बार बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पेपर में बुक के अकॉर्डिंग लिखना होता है, इसलिए। तो सामान्य अर्थ मैंने आपको बताया कि वे प्रतियोगिताएं जो किसी स्कूल, विद्यालय या कॉलेज के परिसर में आयोजित की जाती हैं और जिनमें केवल उस स्कूल या उस कॉलेज के छात्र ही पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसी प्रतियोगिताओं को हम संस्थांतर्गत प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। ये तो हुई हमारी साधारण भाषा में। अब हम बात करते हैं बुक के अकॉर्डिंग कि बुक क्या कहती है। संस्थांतर्गत प्रतियोगिता का अर्थ होता है कि संस्था की दीवारों या कैंपस के अंदर होने वाले क्रियाकलाप। ठीक है, संस्थांतर्गत प्रतियोगिता का अर्थ है कि संस्था की दीवारों या उसके परिसर या कैंपस के अंदर होने वाली क्रियाकलाप या गतिविधियाँ। ठीक है, ये जो क्रियाकलाप होते हैं वो केवल संस्था या स्कूल के विद्यार्थियों के लिए ही आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल, आप सभी जानते होंगे आपके स्कूल में अगर इंटर क्लास कंपटीशन होता है तो आप सभी पार्टिसिपेट करते हैं, बाहर से कोई स्टूडेंट नहीं पार्टिसिपेट करता है। क्यों? क्योंकि वो इंटर क्लास कंपटीशन है, इसलिए। तो आप ध्यान, इंटर क्लास और इंटर स्कूल कंपटीशन दोनों में अंतर होता है। तो आपके जो स्कूल में आयोजित किए जाते हैं वो इंटर क्लास कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसमें अलग अलग क्लासेस जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन इस प्रकार के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें कोई भी बाहर का स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद इन गतिविधियों में दूसरे विद्यालय के कोई भी जो विद्यार्थी होता है वो भाग नहीं ले सकता है। समझ में आ गया होगा, जब इंटर क्लास कॉम्पिटिशन है तो बाहर का कोई स्टूडेंट कैसे पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो संस्थांतर्गत प्रतियोगिताएं वे होती हैं जो किसी खेल उसमें परिसर में आयोजित की जाती हैं। अब हम बात करते हैं संस्थांतर्गत प्रतियोगिता के क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है समाजीकरण का विकास करना। जितनी भी संस्थांतर्गत प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उनमें सबसे बड़ा जो उनका उद्देश्य होता है वो होता है समाजीकरण का विकास करना। यानी इंट्राम्यूरल की जो भागीदारी में छात्रों में ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग, सहानुभूति और भाईचारे जैसे कई सामाजिक गुण विकसित होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनका समाजीकरण का विकास होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी कंपटीशन, अगर मान लीजिए आपके स्कूल में कंपटीशन कोई ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, और आपकी क्लास में से भी अगर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो आपने देखा होगा ना कि हमारा एक अलग ही रिलेशन हो जाता है उससे। यार हम बोलते हैं, मतलब हम सब कुछ भूल के ना, चाहे बेशक भी हमारा कुछ भी हो, हम बोलते हैं कि बस आपको हमारी क्लास के लिए खेलना है, आपको बहुत अच्छे से खेलना है। और उस खेल के साथ साथ आपने देखा होगा वो ऐसे तो नहीं जीत सकता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको अपने आप को अनुशासन में लाना पड़ेगा। तो जब कोई भी स्टूडेंट किसी खेल में पार्टिसिपेट करता है तो उसके अंदर ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग, सहानुभूति और भाईचारे जैसे कई सामाजिक गुण जो हैं वो विकसित होते हैं। उसके बाद है मनोरंजन करना। आप सभी जानते हैं जितने भी कंपटीशन अगर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनका सबसे बड़ा उद्देश्य अगर देखा जाए तो मनोरंजन करना ही है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो मनोरंजन कर रहे हैं, दूसरी बात कि जितने भी खिलाड़ी जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी फ़िज़िकल फिटनेस काफ़ी अच्छी हो रही है। ठीक है, तो इंट्राम्यूरल छात्रों को मनोरंजन प्रदान करता है और इसकी जो अधिकांश गतिविधियां होती हैं वो मस्ती से भरी होती हैं और ये जोरदार स्कूल के काम से छूट का अवसर प्रदान करते हैं। हम सभी जानते हैं, अगर देखा जाए तो काफ़ी बार हमें स्कूल इसीलिए भी नहीं अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारा कभी कभार होमवर्क मिलता है। लेकिन जब स्कूल में इंटर क्लास कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं तो आप सभी ने देखा होगा कि हमारे जो पीरियड्स होते हैं वो नहीं लगते हैं, और जब पीरियड्स नहीं लगते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। तो हमें क्या होता है, हमें अपने स्कूल के काम से छुट्टी मिल जाती है। तो सेकंड है मनोरंजन प्रदान करना। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिभा खोजने में मदद करने के लिए। हम सभी जानते हैं कि जितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनका सबसे एक अगर देखा जाए तो मेन तो मैंने आपको बताया कि मनोरंजन प्रदान करना और उनका जो सामाजिक जो गुण हैं उनको विकसित करना है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और काम हो जाता है, वो होता है प्रतिभा खोजने में मदद करने के लिए। यानी कि कोई खिलाड़ी मान लीजिए अगर बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता है लेकिन वो अपनी इस खूबी को किसी के सामने नहीं बताता है या विद्यालय के सामने नहीं रखता है, लेकिन जब किसी प्रकार के इंटर क्लास अगर कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है तो तब वो जब वो अपनी परफॉर्मेंस देता है तो सभी उसकी परफॉर्मेंस से इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इतना ज़्यादा, तो उन सभी को लगता है यार, उन सभी को पता चलता है उस समय कि इसके अंदर इसकी प्रतिभा है।
मतलब वो कितना अच्छा खेलता है। तो इससे क्या होता है, इससे टीचर को पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट इस चीज़ में अच्छा है, तो हम इसको आगे प्रमोट करेंगे, हम इसको आगे सपोर्ट करेंगे। आज ये इंटर क्लास में है तो कल ये इंटर कॉलेज में जाएगा, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो जितने भी ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, आप सभी ने देखा होगा, जो टीम बहुत अच्छा खेलती है, जो प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है, उसको आगे तक पहुँचाया जाता है। इससे क्या होता है, लोगों को पता चलता है, उनकी प्रतिभा का विकास होता है। ठीक है, तो ऐसे कई छात्र हैं जो प्रतिभाशाली हैं और अपनी जो उनकी प्रतिभा है, प्रतिभा का प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसीलिए इंट्राम्यूरल जो होता है वो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया अभी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं होते हैं जो अपने प्रतिभा को नहीं प्रतिभा का प्रदर्शन करने में नहीं सक्षम होते हैं, लेकिन जब इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं कॉलेज में, तो इसके माध्यम से वो अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, उनको अपनी प्रतिभा को दिखाने का पूरा अवसर मिलता है, जिसके कारण उनको स्कूल से, उनको टीचर से काफ़ी सपोर्ट मिलता है और उनको आगे प्रमोट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का विकास करना। जो इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपने देखा होगा, वो हमेशा छात्रों में ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट विकसित करते हैं। ठीक है, जैसे छात्रों को पढ़ाना, ठीक है, अच्छी खेल भावना का मूल्य उनके चरित्र को आकार देने में बहुत मदद करता है। बिल्कुल, जितने भी अच्छे खेल होते हैं, अच्छी खेल भावना का जो मूल्य होता है वो उनके चरित्र को आकार देने में काफ़ी मदद करता है। इसके बाद फिर छात्रों को कड़ी मेहनत और निष्पक्ष खेलने के लिए, खेल के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उन रूल्स एंड जो रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना इतना ईजी नहीं होता है, उनके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद ही तो हम उनको उनके जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो कर पाते हैं। इसलिए तो प्रतिभा खोजने में मदद करने के लिए और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट विकसित करने के लिए, तो ये कुछ उद्देश्य हैं जो इंट्राम्यूरल जब कोई कंपटीशन आयोजित किया जाता है तो उसको देखते हुए, मतलब किस उद्देश्य से वो आयोजित किए जा रहे हैं, ये तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंट्राम्यूरल कंपटीशन या प्रतियोगिता क्या है तथा उसके उद्देश्यों का वर्णन करें। तो आप सभी इस बात से परिचित हो गए होंगे कि इंट्राम्यूरल कौन से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनके क्या क्या उद्देश्य हैं। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन की। एक्स्ट्राम्यूरल तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक्स्ट्राम्यूरल कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो, अगर हम बात करें साधारण शब्दों में, तो वे प्रतियोगिताएं जो किसी विद्यालय के बाहर आयोजित की जाती हैं, मतलब जिसमें केवल एक स्कूल पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसमें बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, संस्थाएं जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, उसे हम एक्स्ट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स कहते हैं। और उसमें केवल उसी स्कूल या कॉलेज के छात्र नहीं पार्टिसिपेट करते, बल्कि जितने भी स्टूडेंट कॉलेज को मिला के वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो सभी उसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक बार बुक के अकॉर्डिंग इसका अर्थ। एक्स्ट्राम्यूरल का अर्थ, एक्स्ट्राम्यूरल शब्द जो है वो लैटिन शब्द से मिलकर बना है। एक है एक्स्ट्रा और म्यूरल, यानी कि जो एक्स्ट्राम्यूरल शब्द लैटिन शब्द एक्स्ट्रा और म्यूरल से बना है। एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर और म्यूरल का मतलब होता है दीवार। ठीक है, यानी कि दीवार के बाहर यानी कि जितने जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल होते हैं, उनके परिसर के बाहर जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उनको हम एक्स्ट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स कहते हैं। और वे मैंने आपको बताया, फिर इसका अर्थ हुआ कि वे गतिविधियां जो किसी संस्था या स्कूल के दीवारों के बाहर आयोजित की जाती हैं, यानी इसमें केवल एक स्कूल या एक विद्यालय नहीं, कॉलेज नहीं पार्टिसिपेट करेगा, इसमें एक से अधिक, आपने देखा होगा बहुत सारे आप कभी जाते भी होंगे, काफ़ी बार क्या होता है कि इंटर क्लास कंपटीशन जो होता है ना, उसमें हम अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जब इंटर स्कूल की बात आती है ना, तो हमें अपना पूरा जी जान लगाना पड़ता है, मतलब हमें अपने स्कूल को किसी प्रकार से जिताना ही पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है तब, क्योंकि वहाँ पे एक नहीं आते, वहाँ पे कम से कम 9 से 10 या मान लीजिए और भी काफ़ी सारे जो स्कूल या कॉलेज अगर हैं तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ अपने कॉलेज या अपने स्कूल को जिताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इससे क्या होता है, इससे एक विद्यार्थी को ना अपने
जो स्कूल है या जो भी जिस भी कॉलेज में वो पढ़ता है उससे एक परस्पर रिलेशन उसका बन जाता है कि मुझे अपने स्कूल के लिए या अपने कॉलेज के लिए खेलना है। ठीक है। अंतर विद्यालयीन जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन 2 या 2 से अधिक विद्यालयों के बीच होता है। इस प्रकार के आयोजन से विद्यालय तथा विद्यार्थियों में पारस्परिक संबंध स्थापित होते हैं। मैंने आपको बताया कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जब स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं किसी इंटर कॉलेज कंपटीशन में या इंटर स्कूल कंपटीशन में, तो आपने देखा होगा उनका और स्कूल का एक अलग ही रिलेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में क्या भावना आ जाती है कि मुझे अपने स्कूल को जिताना है। इससे विद्यालय और जितने भी विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं उनके बीच एक पारस्परिक संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है। तो स्थापित होने के बाद क्या होता है, उनको वो बहुत मेहनत करते हैं उस प्रतियोगिता के लिए और उस प्रतियोगिता में वो जीत के आते हैं। तो एक्स्ट्रा म्यूरल वे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो किसी स्कूल किसी संस्था के बाहर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें केवल एक ही विद्यालय पार्टिसिपेट नहीं करता, एक से अधिक या 2 या 2 से अधिक जो जितने भी विद्यालय हैं उनके बीच में आयोजित किया जाता है। और इससे क्या होता है, विद्यालय और विद्यार्थियों के बीच में पारस्परिक जो संबंध है उसकी स्थापना होती है। तो हमने बात कर ली एक्स्ट्रा म्यूरल की भी। अब हम बात करते हैं अंतर विद्यालयीन या फिर एक्स्ट्रा म्यूरल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके उद्देश्य की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल कॉम्पिटिशन्स। ठीक है। तो सबसे पहला होता है खेल के स्तर में वृद्धि करना, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट। अंतर विद्यालयीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने विशेष खेल की तकनीकों और युक्तियों में कुशल हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा कोई भी अगर पहली बात तो अगर किसी विद्यार्थी के अंदर प्रतिभा है या कोई भी उसको किसी भी स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा रुचि है, उसको बहुत अच्छे से खेल सकता है, तो आपने देखा होगा उसको उसके जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितनी भी तकनीकें होती है, जितनी भी युक्तियाँ होंगी, उनको उनके बारे में बिल्कुल पता होगा। अगर आपको बैडमिंटन अच्छा लगता है तो आप जानते हैं कि बैडमिंटन क्या है, उसकी नई नई तकनीकों के बारे में आप उसमें क्या है, कुशल हैं। तो खेल के स्तर में वृद्धि करना यानी कि अंतर विद्यालयीन जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले विद्यार्थी होते हैं उनको क्या होता है, उनको अपने विशेष खेल की तकनीकों और युक्तियों में वो कुशल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो किस इक्विपमेंट से खेलेंगे। अगर क्रिकेट की बात करें तो आपने देखा होगा जितने भी क्रिकेट में अगर हम कोई भी क्रिकेट ले लें तो उसमें किसी भी ऐसे उसका नहीं वो किया जाता, उसमें बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी के बैट का प्रयोग किया जाता ताकि जो विद्यार्थी या जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से खेल सकें और उनको पता होता है एक्चुअली जो भी वो यूज़ करते हैं। इस प्रकार से यह खेल प्रतियोगिताएं खेलों के स्तर में वृद्धि करने में मददगार साबित होती हैं। बिल्कुल, जब छात्र को नॉलेज होगी उसकी तकनीकों और युक्तियों के बारे में तो उसके खेल स्तर में तो वृद्धि होगी और उसमें सहायक भी होते हैं ये। तो पहला है हमारा खेल स्तर में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करना। बिल्कुल, आपने देखा कोई भी अगर कोई पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी कंपटीशन में तो विद्यार्थियों को अगर वो हार जीत तो होता है एक, लेकिन अगर वो जीतते भी हैं तब भी उन्हें एक अनुभव होता है और अगर वो हारते भी हैं तब भी उन्हें एक अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि अनुभव तो हमें हार जीत से ही आते हैं। बिना हारे और बिना जीते हमें किसी प्रकार का कोई अनुभव कैसे हो सकता है। इसलिए तो जब उनको वो अनुभव यानी कि जब उनको एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो नेक्स्ट जब भी कोई राउंड होता है, जब भी कोई कंपटीशन होता है उसमें अपना वो बेस्ट देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लास्ट टाइम उनसे कौन कौन सी गलतियां हुई है या अगर वो जीते हैं तो वो किन स्ट्रैटेजीज़ को अपना के जीते हैं, तो उन चीज़ों को वो फॉलो करते हैं। यानी कि उनको अनुभव होता है कि हमने इस कारण हमारी गलती हुई थी या इस कारण से हम जीते थे तो हमें इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करना बहुत ज़रूरी होता है और खेल के स्तर में वृद्धि करना। इसके अतिरिक्त खेल भावना और भाईचारे की भावना का विकास करना। हम सभी जानते हैं कि जितने भी खेल आयोजित किए जाते हैं, जितनी भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, उनका एक मोटिव तो भाईचारे की भावना का विकास करना है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा एक अगर कोई खेल या कोई प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो उसमें कितने सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इतनी संख्या में जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अगर हम बात करें एक्स्ट्रा म्यूरल की तो उसमें तो और भी दूसरे कॉलेज के
और दूसरे स्कूल के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक भाईचारे की भावना क्रिएट होती है हमारे मन में, ठीक है, कि यार वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे मन में, मतलब एक वो तो वैसे तो हम नहीं जानते हैं किसी भी दूसरे स्कूल के स्टूडेंट को, लेकिन जब भी कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है तो आपने देखा होगा ना कि तब हम बहुत जल्दी उसको जान जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारे मन में उसके प्रति एक भाईचारे की भावना विकसित हुई है। नए नियमों और नवीन तकनीकों की जानकारी प्राप्त करना, आपने देखा होगा, जितने मतलब देखा नहीं होगा, जितने भी कॉम्पिटिशन जो है अगर ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं समय समय पर, तो आपने देखा होगा उनमें क्या है, नवीन जितने भी नए नियम हैं और नवीनतम जो तकनीक हैं उनकी छात्रों को जानकारी प्राप्त होती है, ताकि उनको पता रहे कि खेल के क्षेत्र में कितना हमने प्रगति की है, कौन कौन सी तकनीकें आई हैं, कौन कौन से खेलों में कौन कौन से नियम हैं। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं या मैं किसी भी ऐसे खेल की बात करूं जिसमें हर उसमें नियम है, तो वो चाहे अगर हम बात करें चाहे वो बड़े लेवल पे हैं या फिर छोटे लेवल पे हैं, तो वो सेम नियम, तो क्या है, लोगों को पता है कि अगर क्रिकेट में कोई बॉल कैच कर लेता है तो वो आउट माना जाता है। इसी प्रकार से ना, अगर हम अपने आसपास भी कहीं किसी पार्क में भी खेलते हैं, तो अगर कोई हम जो बॉलिंग करता है उसने अगर कैच कर ली हमारी बॉल, अगर बाई चांस हमने हिट की एंड उसने कैच कर ली, तो उसका मतलब आउट। तो क्या है, लोग उनको पता है कि कौन से नियम है, नवीन तकनीकों की जानकारी उनको प्राप्त होती है। तो ये हो गए हमारे उद्देश्य, कौन कौन से हैं। पहला, खेल स्तर में वृद्धि करना, विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करना, खेल भावना और भाईचारे की भावना को विकसित करना, एंड फोर्थ इज नियम, नए नियमों और नवीनतम तकनीकों की जानकारी प्राप्त करना। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग सब इसको अच्छे से तैयार करें ताकि जब एग्ज़ाम में आए तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे इसमें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन तो बहुत इजी है, लेकिन प्रॉब्लम होता है इसमें बच्चे किस प्रकार से आंसर लिखते हैं। आप लोग अच्छे से आंसर लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक बार हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल जो या फिर अंतर विद्यालयीन जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनके क्या महत्व हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल, आप सभी जानते हैं जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनका कोई ना कोई महत्व, कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। बिना महत्व और बिना उद्देश्य के कोई चीज़ नहीं होती। इसी प्रकार से जो कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनका भी महत्व और उद्देश्य होता है। पहला, अगर हम महत्व की बात करें तो क्या है कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने और लागू करने के लिए, यानी कि जितने भी अगर हम बात करें जो एक्स्ट्रा म्यूरल जो कॉम्पिटिशन्स अगर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो इनका क्या महत्व है कि जो शारीरिक शिक्षा है उसके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने और लागू करने के लिए, ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें और उनके जो शारीरिक शिक्षा जो कार्यक्रम है वो और अधिक प्रभावशाली बने। दूसरा है, खेलों में भाग लेने के अवसरों को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जितने भी अब समय समय पर अंतर्विद्यालयीन जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं वो जो छात्रों को खेलों में भाग लेने के अवसर को प्रदान करते हैं। कि अभी आपने देखा, मैंने अभी आप छोटा सा एग्जांपल दिया था कि अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता है, किसी स्टूडेंट को क्लास में नहीं पता, लेकिन जब वो इंट्रा म्यूरल या एक्स्ट्रा म्यूरल में पार्टिसिपेट करता है तो क्या होता है कि उसको सभी स्कूल वाले सभी स्टूडेंट उसको उस प्रतिभा के नाम से जान जाते हैं और उसको आगे प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, उसको खेलों में भाग लेने के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके बाद खेल प्रदर्शन के स्तर को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल हम सभी जानते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं उनके जो खेल प्रदर्शन है उसको बढ़ाने के लिए ना, ताकि वो जब आगे जाएं तो उनकी और अच्छे से परफॉर्मेंस वो दे पाएँ। फिर बात है, खेल तकनीकों को उचित जानकारी प्राप्त कराती है, मतलब जितनी भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उनसे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको क्या है, खेल तकनीकी की उचित जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगर ये कंपटीशन नहीं ऑर्गेनाइज किए जाएंगे तो क्या हमें पता चलेगा कि क्रिकेट में कौन से नियम है, फुटबॉल में कौन से नियम है, बैडमिंटन खेलते समय किन बातों का ध्यान रखना है, किस इक्विपमेंट का प्रयोग करना है, नहीं। तो जब ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तभी हमें पता चलता है कि खेल तकनीक क्या है, उनके नियम क्या हैं, उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। विद्यालयों को अपनी योग्यता को प्रकट करने का अवसर प्रदान किया जाता है। बिल्कुल, जितने भी एक्स्ट्रा म्यूरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो आता नहीं है कोई भी,
कम से कम 5 से 6 स्कूलों के बीच ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो जितने भी विद्यालय पार्टिसिपेट करते हैं सबको अपनी योग्यताएं दिखाने का भरपूर अवसर मिलता है, केवल और केवल इन प्रतियोगिताओं के कारण ही। यदि ये प्रतियोगिता नहीं आयोजित की जाएंगी तो सोचिए, बच्चे केवल और केवल पढ़ते रहेंगे, उनको खेल के संदर्भ में कोई नॉलेज नहीं होगी, कोई भी स्कूल पार्टिसिपेट नहीं करेगा और बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो केवल पढ़ाई में रहेगा, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं। अब हम बात करते हैं विशेष खेल कार्यक्रम। विशेष खेल कार्यक्रम का अर्थ मैंने आपको शुरुआत में थोड़ा सा बताया था कि ऐसे कार्यक्रम जो किसी विशेष उद्देश्य या फिर विशेष मतलब अगर देखा जाए तो विशेष दिन के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें हम विशेष खेल कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। एक बार हम बुक के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। विशेष खेल प्रतियोगिताओं से अभिप्राय है खेल प्रतियोगिताओं से अलग कार्यक्रम, यानी कि विशेष खेल प्रतियोगिताएं वे प्रतियोगिताएं हैं जो खेल प्रतियोगिताएं से अलग कार्यक्रम होते हैं। यानी कि अभी मैंने आपको एक्स्ट्रा म्यूरल की बात की, इंट्रा म्यूरल के बारे में बताया कि कौन कौन से इंट्रा म्यूरल होते हैं, कौन कौन से एक्स्ट्रा म्यूरल, लेकिन जो विशेष खेल कार्यक्रम है वो ना एक्स्ट्रा म्यूरल के अंतर्गत आते हैं ना ही इंट्रा म्यूरल, क्योंकि एक्स्ट्रा म्यूरल में वो स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे मतलब एक नहीं बहुत सारे जो स्कूल होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनके स्टूडेंट। इंट्रा म्यूरल में क्या होता है, एक स्कूल अपना एक खेल प्रतियोगिता आयोजित करता है और उसमें अपने ही विद्यालय को केवल पार्टिसिपेट करने की अनुमति देता है, लेकिन जो विशेष खेल कार्यक्रम है वो इन दोनों से अलग है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा विशेष खेल कार्यक्रम, या अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे, आप सभी ने किसी न ऐसी दौड़ में पार्टिसिपेट किया है जिसमें सभी, चाहे बड़ा हो छोटा हो या कम एज हो या फिर कोई भी हो, उसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एक ऐसी कोई दौड़ हो या कोई भी ऐसा कोई आप स्पोर्ट याद कर लीजिए जिसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसमें केवल और केवल किसी उद्देश्य के लिए उस खेल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। या आप गूगल पे चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। एक आप संकल्प दौड़ ले सकते हैं इसमें। तो क्या है कि जो विशेष खेल कार्यक्रम का मतलब है कि खेल प्रतियोगिताओं से जो अलग कार्यक्रम है उन्हें हम विशेष खेल कार्यक्रम कहते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में एकता लाना, स्वास्थ्य, बीमारियों से बचाव, समाज में एकता, स्वास्थ्य और बीमारियों से बचाव और जागृति लाना तथा धर्मार्थ संस्थानों के लिए धन संचय करना है। ठीक है, तो आपने देखा ही कि इसका अर्थ क्या होता है, मतलब इसका उद्देश्य होता है कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है समाज में एकता लाना, स्वास्थ्य और बीमारियों से बचाव, समाज में एकता और जो धर्मार्थ हैं, धर्मार्थ संस्थानों के लिए धन संचय करना होता है। मैंने इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल का बताया तो उसमें इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं था। उसमें केवल विद्यार्थियों का क्या था, उनकी जो भाईचारे की भावना को विकास करना, उनका शारीरिक विकास करना, इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन इस प्रकार के यानी कि जो विशेष खेल कार्यक्रम जब आयोजित किए जाते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है समाज में एकता लाना, समाज को स्वस्थ बनाना और समाज को बीमारियों से मुक्त बनाना, इस प्रकार से। तो आप समझ ही चुके हैं कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उनका उद्देश्य क्या है और वो किस उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं, और वो जितने भी एक्स्ट्राम्यूरल और इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनसे अलग कार्यक्रम है। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। जैसे एकता के लिए जो कुछ अगर एक समाज में एकता स्थापित करनी है तो उसके लिए क्या कॉम्पिटिशन्स, क्या खेल है, स्वास्थ्य के लिए क्या खेल है, तो इस प्रकार से। सबसे पहले हम बात करते हैं खेल दिवस के बारे में। खेल दिवस की अगर बात करें तो विद्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष विद्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष बच्चों के सर्वांगीण यानी कि पूरी तरीके से विकास के लिए खेल दिवस आयोजन किया जाता है। और खेल दिवस के उद्घाटन या समापन समारोह में विद्यार्थियों द्वारा विशेष प्रदर्शन जैसे डंबल, मांसपेटी, लीजियम, पिरामिड, एरोबिक नृत्य और गायन तथा योग आसन का प्रदर्शन भी किया जाता है। अब हम खेल आयोजन कर रहे हैं या खेल दिवस का आयोजन कर रहे हैं तो उसमें हम सारे के सारे स्पोर्ट्स ही रखेंगे। तो जितने भी पिरामिड, एरोबिक नृत्य, गायन और योग आसन, डंबल
का प्रदर्शन किया जाता है और खेल दिवस से भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन का भी अवसर मिलता है। बिल्कुल, जितने भी अभी हमें एक्स्ट्रा मिरर और इंट्रा मिरर में समझा ना कि अगर कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है तो उसको क्या होता है कि उसको भविष्य में आने वाली जो प्रतियोगिताएं हैं उनके लिए एक उत्कृष्ट खिलाड़ी उनको मिल जाता है, ठीक है। और उस जिस भी खिलाड़ी का वो चयन करते हैं उससे उसका जो भविष्य है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब उस खेल के क्षेत्र में। तो खेल दिवस क्या होता है, प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। और खेल जो आयोजन किया जाता है यानी कि जो खेल दिवस आयोजित किया जाता है उसमें पिरामिड, एरोबिक, नृत्य, गायन, योगासन और भी जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। खेल दिवस पे हमारी बात हो गई है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य दौड़, क्योंकि हमने जाना था कि जितने भी विशेष खेल कार्यक्रम होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, समाज को स्वस्थ बनाना या देश को स्वस्थ बनाना। तो इस प्रकार की जो दौड़ें हैं वो स्वास्थ्य दौड़ें कहलाती हैं। इसमें क्या है कि इन दौड़ों का आयोजन स्वास्थ्य विभाग या खेल विभाग या सामाजिक संगठनों द्वारा किया जाता है। इनका मूल उद्देश्य है राष्ट्र में स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करना, ठीक है। इन दौड़ों के लिए तिथि तथा समय काफ़ी पहले से ही निर्धारित हो जाता है, जिसके लिए धावक या प्रतियोगी का पंजीकरण पहले ही कराना होता है और इसमें आयु सीमा निर्धारित नहीं होती, लेकिन कुछ स्वास्थ्य संबंध सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि जितने भी इस प्रकार की जो दौड़ या खेल कार्यक्रम होते हैं उसमें कोई आयु नहीं निर्धारित की जाती कि इस आयु के ही केवल जो चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो यूथ ही क्यों ना हो, कि वो पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन कुछ नियम और कुछ सावधानियां होती हैं उनको बरतना पड़ता है, ठीक है। तो जितनी भी स्वास्थ्य दौड़ें होती हैं वो किसके मतलब के द्वारा आयोजित की जाती हैं, वो खेल विभाग के द्वारा या फिर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा या सामाजिक संगठनों के द्वारा आयोजित की जाती हैं, जिनका मूल उद्देश्य क्या होता है, राष्ट्र में स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करना, ठीक है। तो स्वास्थ्य दौड़ें जो हैं वो जो विशेष कार्यक्रम है उनका एक पार्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं रन फॉर फन। आपको नाम से ही इसका अर्थ तो समझ में आ ही गया होगा कि रन फॉर फन यानी कि मज़े के लिए दौड़, या अगर मैं इसको वैसे में बोलूँ तो मज़े के लिए दौड़। रन फॉर फन का मतलब है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को स्वास्थ्य और क्षमता के साथ हेल्दी एंड फिट रहने के लिए संदेश फैलाने के उद्देश्य के साथ आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा जितने भी खेल आयोजित किए जाते हैं वो हमारी फिजिकल फिटनेस तो होती है ना, फिजिकल फिटनेस को बहुत अच्छा करने के लिए। तो क्या है, लोगों को हेल्दी बनाने के लिए, उनको स्वस्थ बनाने के लिए इस प्रकार के जो दौड़ हैं या कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जाते हैं। और इन दौड़ के दौरान उछल कूद और आनंद करना मुख्य होता है, क्योंकि इसका नाम ही है रन फॉर फन यानी कि मज़े के लिए दौड़ या फिर मस्ती के लिए दौड़, इस प्रकार से। तो और इसका एक उद्देश्य होता है वह है दान या खैरात के लिए निधि अर्जित करना। बिल्कुल, यानी कि कोई भी अगर काम है या कोई संस्था है तो उसके लिए दान या फिर खैरात निधि जो निधि है यानी कि जो धन है उसको अर्जित करना। तो जो रन फॉर फन जो दौड़ है इसमें क्या होता है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग लेते हैं। और क्यों भाग लेते हैं क्योंकि वो समाज को स्वस्थ और क्षमता के साथ हेल्दी एंड फिट बना सके, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज को हेल्दी बनाना, हेल्दी इन द सेंस कि स्वस्थ बनाना, क्योंकि आजकल देखेंगे हमारे समाज में कितनी सारी बीमारियां आ चुकी हैं। मतलब ऐसा डेंगू अगर देखें तो सीज़न कोई भी स्टार्ट होता है प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, लोगों को आजकल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उसका एक ही अच्छा तरीका है, वो है अपने आप को फिज़िकली फ़िट रख के। फिज़िकली फ़िट हम तभी रख सकते हैं जब हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, कोई ना कोई गेम अगर क्या स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो मूव कर सके एंड जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, जो हमारी जितनी मसल्स हैं वो अच्छे से काम कर सके, ठीक है। तो आजकल हम इन चीज़ों की कमी रखते हैं जिसके कारण हमें काफ़ी तकलीफ होती है। तो रन फॉर फन, आप इसका ये भी देख सकते हैं, रन फॉर फन।
अब हम बात करते हैं एकता के लिए दौड़ें। सबसे पहले हमने बात भी की थी कि समाज में जितने भी ऐसे खेल कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते हैं उनका मूल उद्देश्य क्या होता है, समाज में एकता की स्थापना करना। तो ऐसी ही एक दौड़ का नाम है एकता के लिए दौड़ें। मैं आपको बता देती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो फिर आप लोग इसको अच्छे से तैयार करें। बाद में इसमें कोई वो मत छोड़ना कि आपको आया नहीं है, बहुत ईजी है ये। इसका उद्देश्य होता है विभिन्न धामों के लोगों में शांति, शक्ति और एकता की स्थापना करना। एकता की बात करें तो यार एकता यानी कि यूनिटी बहुत ज़रूरी है, भारत में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि भारत जो है वो एक एकता से संबंधित ही देश है ना, क्योंकि आपने देखा हो भारत में कितनी सारी संस्कृति, कितने सारे जातियों के लोग रहते हैं एकता के साथ। तो क्या है, ऐसी दौड़ है, मतलब ऐसी कुछ खेल कार्यक्रम है जिनका उद्देश्य है कि विभिन्न लोगों में शांति, शक्ति और एकता की स्थापना करना। इसका उद्देश्य होता है राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय एकता, भाईचारे की भावना को बढ़ाना। इस प्रकार से, क्योंकि जब हमारे अंदर किसी के प्रति भाईचारे की भावना होगी तभी तो हम उसके प्रति हम एकता महसूस कर पाएंगे, तभी तो हम समाज में एकता ला पाएंगे। जब हमारे मन में उसके लिए कुछ होगा तभी ना, अदरवाइज़ हम कुछ उसको मानते ही नहीं है। जब हमें भाईचारे का, हम उसको बोले ठीक है करने तो हमें मतलब ही नहीं है, तो इससे एकता नहीं स्थापित होगी। ठीक है, तो भाईचारे की भावना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना, भाईचारे की जो भावना होती है उसका विकास करना। और इस दौड़ के दौरान सभी वर्ग अपने में एकता महसूस करते हैं, यानी कि जो लोग भी वहाँ कंपटीशन में, इस प्रकार के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे, वो क्या करेंगे, वो लोग आपस में उनको एकता महसूस होगी। क्यों? क्योंकि वो उस खेल कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको उसकी वाइब्रेशन मिल रही होगी, जिसके कारण उनको अपने आप में एकता महसूस करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि कुछ ऐसे खेल कार्यक्रम हैं जो एकता के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी फ्लैग लेके, यानी कि नेशनल लेवल पे या भारत में एकता स्थापित करने के लिए इस प्रकार की दौड़ का आयोजन करते हैं। एक और है विशेष कारणों के लिए दौड़। विशेष कारणों के लिए दौड़ से मतलब है कि जो अच्छे, श्रेष्ठ, उदार कारणों से संबंधित होती है और इसका उद्देश्य होता है विशेष कारण के लिए फंड अर्जित करना। यानी कि कोई भी विशेष कारण हो सकता है, विशेष कार्य हो सकता है, उसके लिए फंड अर्जित करना, जिसे हम कहते हैं विशेष कारणों के लिए दौड़। यानी कि किसी विशेष कारण के लिए दौड़ की जा रही है, इससे क्या होगा, विशेष कारण के लिए फंड एकत्रित होगा। ठीक है, विशेष कार्य के लिए फंड एकत्रित होगा, अर्जित होगा, लेकिन कारण अच्छा होना चाहिए, कारण अच्छा होगा। और ऐसे तो नहीं ना, किसी भी छोटे मोटे काम के लिए हम हम एक दौड़ आयोजित कर रहे हैं, उसमें हम फंड अर्जित कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो कारण है, जो हमारा कार्य है, वो अच्छा नहीं है। इसका आयोजन प्रायः सामाजिक संगठन ही करते हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो इसका आयोजन करते हैं। और इस दौड़ को आकर्षक बनाने के लिए इसमें जाने माने खिलाड़ी, कलाकार, अभिनेता और जानी मानी जो हस्तियां हैं वो भी भाग लेने का प्रयास करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो विशेष कारण के लिए जो दौड़ें होती हैं वो उनका क्या उद्देश्य है। उनका उद्देश्य होता है कि विशेष कारण के लिए फंड अर्जित करना, ठीक है, और लेकिन आपका कारण अच्छा होना चाहिए। और इस प्रकार की जो दौड़ें हैं वो कौन आयोजित करता है, सामाजिक संगठन। और इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि और लोग इसमें जुड़ें और उनको फंड मिले, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जानी मानी हस्तियों को भी इन दौड़ों में शामिल कर लेते हैं, ताकि उनको देखते हुए लोग और भी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें और इस दौड़ को और भी बड़ा बनाया जा सके। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर जो 1 है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। सारे टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिए हैं। कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगी कभी, जिसमें आप कोई भी, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना आपके जो भी डाउट्स होंगे, मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी उस पर, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसमें भी आपको अच्छे से समझा सकूँ। बाकी मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। और अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट होता है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें यार, और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।